हाँ जी बेटा जी, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं जी आपके पहले टेस्ट की कॉस्टिंग का। तो पहला टेस्ट है जी मटेरियल कॉस्ट। क्वेश्चन काफ़ी डाले गए थे, तरह तरह के कॉन्सेप्ट आपके चेक करने के लिए। पहला क्वेश्चन जी कहता है जी अर्नब लिमिटेड मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट एक्स, जिसमें रॉ मटेरियल ए एंड बी लगेंगे 1:4 की रेशो में। तो प्रोडक्ट का नाम है एक्स, लगने वाले रॉ मटेरियल है ए और बी, और जो रेशो है ए और बी को 1:4 है। सेल डिपार्टमेंट ने एस्टिमेट लगा लिया कि डिमांड 5 लाख यूनिट रहने वाली है। To produce 1 unit of finished product, 4 unit of raw material A is required। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि B कितना चाहिए होगा। जो स्टॉक की पोजीशन बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे है, प्रोडक्ट एक्स इतना पड़ा है, मटेरियल इतने इतने पड़े हैं। टू प्लेस एन ऑर्डर द कंपनी हैज टू स्पेंड 15,000, ये आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट। कंपनी इज फाइनेंसिंग द वर्किंग कैपिटल यूजिंग अ कैश क्रेडिट लिमिट 13%, यहाँ से आपकी कैरिंग कॉस्ट आएगी। प्रोडक्ट किस रेट पे बिकता है ये भी दिया हुआ है। ए और बी किस रेट पे खरीदे जा सकते हैं ये भी दिया हुआ। तो सबसे पहला काम जब हम सोल्यूशन में देखेंगे वो ये करना बनता था कि प्रोडक्शन निकाल लेते। प्रोडक्शन का मैं यहाँ थोड़ा एलेबोरेटिव डिस्कशन कर लूँ कि प्रोडक्शन का मतलब होता है सेल एड क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये होती है आपकी प्रोडक्शन। सेल आप करने वाले हैं 5 लाख यूनिट की। क्वेश्चन में आप देखें एस्टिमेट कर लिया गया था कि 5 लाख यूनिट की डिमांड रहेगी। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया ही नहीं गया है, ओपनिंग स्टॉक था। तो यू विल बी प्रोड्यूसिंग 4,88,000 यूनिट्स, 4,88,000 यूनिट्स। अब जब आपकी प्रोडक्शन आ जाती है तो भाई साहब उससे आती है कंजम्पशन। अब प्रोडक्शन से कंजम्पशन, जैसे ये एक प्रोडक्शन है तो रॉ मटेरियल एक ही, ये कंजम्पशन है। कंजम्पशन से जाना था परचेज तक। सर अब कंजम्पशन से परचेज कैसे आती है? सर परचेज इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, तो इसमें भी कंजम्पशन तो है, क्लोजिंग इसका भी नहीं बताया गया, सिर्फ ओपनिंग है, तो ये परचेज आ गई। अगर इसके 4 यूनिट लगते हैं तो बी के 16 लगेंगे, 16 से मल्टीप्लाई, ये इसकी परचेज आ गई। तो इस हिसाब से जिन बच्चों ने ये सब कर लिया होगा उनके पास जी एनुअल रिक्वायरमेंट टू बी परचेज आ गई होगी। रॉ मटेरियल ए की अलग से, रॉ मटेरियल बी की अलग से। फिर जी दोनों की अपनी अपनी कैरिंग कॉस्ट है क्योंकि रेट अलग है, ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है। तो ये पहला पार्ट है। अक्सर लोग इसमें गलतियां कर देते हैं, कई बार इस लेवल पे काम होता नहीं है। तो पहला पार्ट यही था कि ईओक्यू सेपरेटली निकालो दोनों का, मतलब कि अगर ए के ऑर्डर अलग हो रहे हैं बी के अलग। अब आगे लिखा है अगर परचेज फॉर बोथ द मटेरियल इज नॉट प्लेस सेपरेटली। अब इसमें कई चीजें तो आपकी ठीक होगी होंगी, जैसे आपने ये रिक्वायरमेंट ऐड कर दी, ये तो सही है बात कि अगर हम इन दोनों का ज्वाइंट ऑर्डर करें, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी ठीक है। यहाँ लोग अटक जाते हैं कि सर ये कैरिंग कॉस्ट इसने कैसे निकाली है। सर कैरिंग कॉस्ट के लिए इन्होंने वेटेड एवरेज प्राइस निकाला हुआ, वो आप देख सकते हो। ये जी ए की परचेजिंग, ये आपके बी की परचेजिंग, डिवाइड बाय द टोटल क्वांटिटी। वेटेड एवरेज आती है 190। ये क्वांटिटी ऑफ ए है बेटा, ये क्वांटिटी ऑफ बी है, और ये है आपका जी प्राइस इन सब का। तो ये टोटल परचेज है डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी। इस वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग जी आपको एक यूनिट पता चलेगा, क्योंकि अब आप कल्ला ए नहीं कैरी कर रहे होंगे, बी भी होगा, तो आपको वेटेड एवरेज प्राइस चाहिए था। यहाँ तक आने के बाद भी भाई हल्का सा अभी भी इधर उधर हो सकता मामला। तो यहाँ तक आने के बाद ना आपको ये बताना है कि भाई इसमें कितने ए होंगे कितने बी होंगे, ये थोड़ा सा आप देख लेना। ये बी है। अब जैसे आपने टोटल जो क्वांटिटी खरीदनी है वो इतनी है, दिस इज ए, दिस इज बी। तो proportion of A in the total quantity is this much, proportion of B in the total quantity is this much। तो इस ऑर्डर में A कितना होगा, B कितना होगा, ये निकालना था। ठीक है भाई। अगला सवाल, अगला सवाल था जी एनुअल डिमांड फॉर प्रोडक्ट ऑफ डिमांड फॉर द आइटम ऑफ रॉ मटेरियल इज 4,000 यूनिट। परचेज प्राइस इज एक्सपेक्टेड टू बी 90। ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट 135। स्टोरेज 12 रुपये। अभी तक सब आसान। कहता है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दो, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट निकाल दो इस क्वांटिटी की। फिर कहता है ऐसा सपोज करो 135 टू बी एस्टिमेटेड इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग इज इनकरेक्ट, मतलब ये ऑर्डरिंग कॉस्ट गलत लग गई है, ये 80 होनी चाहिए थी। ऑल अदर एस्टिमेट्स आर करेक्ट, तो डिफरेंस इन कॉस्ट निकाल दो। चलो भाई अब क्या करना है, सबसे पहले तो भाई जो दिया हुआ है 135 उसके अकॉर्डिंग यू क्यू निकाला बच्चे ने। इसके अकॉर्डिंग भाई उसने अपनी टोटल कॉस्ट भी निकाल ली। हाँ इन्होंने ऑर्डर राउंड ऑफ किए हुए हैं भाई, आईसीआई कई बार कर देता है, ये आईसीआई की आंसर है, ज़रूरी नहीं है ऑर्डर राउंड ऑफ करना। ठीक है जी, हम तो पसंद नहीं करते, ऑर्डर को पॉइंटों में रखना चाहिए। फिर आपने दोबारा करेक्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग यू क्यू निकाला, उसके अकॉर्डिंग भाई आपने खर्चा निकाला। ये कॉस्ट ऑफ द एरर है, मतलब कि भाई आपको ये कॉस्ट इनकर होनी थी,
ये कॉस्ट इनकर करवा लिया आपने बिकॉज आपने ये ऑर्डरिंग कॉस्ट वहाँ गलत ले ली थी, तो इस वजह से एक्स्ट्रा क्या खर्चा होगा वो आपके सामने है। अब और भी है जी इसके अंदर कुछ। Assume at the commencement of period, supplier offer 4,000 unit at a price of 86. Material will be delivered immediately and placed in store. The cost of placing the order is zero. या आप 135 वाले कोई कहता है आप सच मान लो, फिर आप कहते बताओ क्या करोगे? कोई नहीं भाई। अब भाई 96 के बजाय अगर आप 86 पे हो गए तो ये आ जाएगा, अभी के अभी आ जाएगा। और भाई आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा, कैरिंग कॉस्ट काफ़ी बढ़ने वाला है। अब ओरिजिनल एस्टीमेट वाली ऑर्डरिंग कॉस्ट को सही माना गया, तो भाई थोड़ा सा ऑर्डरिंग और कैरिंग कॉस्ट वहीं से उठा लो। तो अब आप देख लो कि भाई अगर आप ईओक्यू के अकॉर्डिंग चलते हो तो ये बिल बन रहा है, इसके अकॉर्डिंग चलते हो डिस्काउंट ऑफर के अकॉर्डिंग तो आपका बिल ज़्यादा। तो भाई नेचुरल ऑफर शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ठीक थे क्वेश्चन, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं भाई। हल्का फुल्का अगर गलती लग रही है आपकी इधर उधर और फर्दर डिस्कशन चाहते हैं तो डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। अगला सवाल ये भी पेपर में आया हुआ। GHI Limited manufactures stents that is used by hospital in heart surgery. As per the estimate provided by the Pharma Industry Bureau, there will be a demand for 40 million स्टंट in the coming year. इसे कहते हैं मार्केट साइज। इतना तो टोटल इस प्रोडक्ट का डिमांड रहने वाला है। अब GHI एक्सपेक्टेड है कि उसका 2.5% शेयर होगा, तो आप इधर 2.5% कर लेना, आपके ब्रांड की डिमांड आ जाएगी। अब आपकी जो कॉस्ट है वो बताई हुई है, होल्डिंग कॉस्ट पर स्टंट पर मंथ, कैरिंग कॉस्ट मतलब कि सेटअप कॉस्ट भी दी है। टेक्निकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ EBQ, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। वो भी इसी चैप्टर के साथ पढ़ाया जाता है, इसलिए ऑप्टिमम ऑर्डर साइज नहीं, रन साइज। रन साइज मतलब एक बार प्रोडक्शन जब चालू करें तो कितना बनाएं। तो इस बात का ख्याल रखें कहीं EBQ के बजाय EOQ ना लिख दें, नंबर उसके भी कटेंगे। तो ये आपकी डिमांड, देन ये आपका सेटअप कॉस्ट, ये आपके जी स्टंट्स आगे। आगे के पार्ट जी, इसकी कैरिंग कॉस्ट क्या होगी, हाफ इनटू दी प्रोडक्शन पर बैच, वही सारे फॉर्मूले। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कुछ वर्थ डिस्कसिंग है। अब वो कह रहा है 4,000 के बजाय अगर रन साइज 5,000 हो, वैन रन साइज 5,000, तो उसके में आपकी क्या एक्स्ट्रा कॉस्ट आ रही थी। EBQ 5,000 आया, अगर हम 4,000 करेंगे तो क्या कॉस्ट आएगी, सीधा दिया हो। एक क्वेश्चन जी, अगला जो सवाल है वो मटेरियल इशू की नॉलेज के रिगार्डिंग है। यहाँ इन्होंने लिखा हुआ है कि भाई फर्स्ट को इतना स्टॉक पड़ा है, 30 अप्रैल को ये कुछ फ्रॉडुलेंटली मिसअप्रोप्रिएट भी करता है स्टोर असिस्टेंट, कभी रिकवर नहीं होता, तो इसे अब नॉर्मल लॉस कहेंगे। अब आपको कहा गया कि भाई स्टोर लेजर बना दो, आप वेटेड से भी और लिफो से भी, ये दोनों मेथड्स में वैल्यू मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक में निकाल दो। तो वैसे तो सारी एंट्रियां ओके ओके ही हैं, अब इसमें भी समझाने वाला तो कुछ है नहीं है भाई, अगर सच सच बोलें तो पहले एक बार आप देख लें कि वेटेड एवरेज के अकॉर्डिंग आपने ये सारी कैलकुलेशन सही की। और भाई जो आपका ये इधर उधर हो गया 30 अप्रैल को, उसे भी इशू की तरह ही दिखाना है। देन उसके बाद जी आगे ये लिफो मेथड में पूछा गया तो वहां भी आ गया। अब सवाल ने आपसे पूछा कि भाई साहब आप ये बताओ कि वैल्यू मटेरियल कंज्यूम्ड और क्लोजिंग स्टॉक कितना। देखो क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ आगे हुए हैं, क्लोजिंग स्टॉक तो भाई ये लो, एक ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, और एक नीचे जाते ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये सारा ऐड कर लेना। अब जब आपने कंजम्पशन निकालनी है तो आपने लिखा जी ओपनिंग, ऐड परचेज, सप्लायर को रिटर्न किया, रिटर्न इशू कॉलम में वैल्यू हो वहां से देखना। अब नॉर्मल लॉस माइनस किया, क्लोजिंग स्टॉक माइनस किया, तो आप कंजम्पशन निकाल रहे हैं। एक और तरीका भी है, जैसे कई बच्चे बहुत तेज होते हैं, वो कहते हैं सर कंजम्पशन में हम ये देख लें ना कि जो हमने इशू कॉलम में एंट्रियां दिखाई हैं वहां से भी कंजम्पशन आ सकती है। सर दो एंट्रियां इसमें ना लेना तो आ जाएगी, एक तो जो 25 की एंट्री है रिटर्न की ये नहीं आएगी, और एक अब नॉर्मल लॉस की। तो ये 25 की एंट्री है भाई ये वाली, और एक ये अब नॉर्मल लॉस, ये आप छोड़ दें, बाकी आप इशू कॉलम को ऐड कर लें, इवन देन यू कैन गेट योर कंजम्पशन। ठीक है जी, तो अगेन इसे भी इजी क्वेश्चन ही कहा जा सकता है। अगला क्वेश्चन सर थोड़ा सा तो तंग करता है, थोड़ा सा तो तंग करता है, कईयों को ज्यादा भी कर सकता है। एक्चुअली ये कदम जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये जो आपकी नॉलेज टेस्ट करने वाले हैं वो ये इस चीज पे है कि जैसे आपको अकेली सेल दी हुई है, आपको अकेली सेल ही दी हुई है, तो आप उसी को ही प्रोडक्शन मान लेते हो, पर अक्सर ऐसा होता नहीं है। प्रोडक्शन अलग चीज है, प्रोडक्शन का मतलब ये होता है सेल, जो बेचना है वो भी बनेगा, जो क्लोजिंग स्टॉक रखना चाहते हो वो भी बनेगा, जो पहले से पड़ा है वो नहीं बनेगा। ऐसे आती है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन से आती है कंजम्पशन, रॉ मटेरियल की कंजम्पशन। जैसे मैं कहूँ मैं 10,000 यूनिट किसी चीज के बना रहा हूँ,
एंड द 1 यूनिट रिक्वायर्ड 2 kg ऑफ रॉ मटेरियल, तो ये मेरी रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ जाएगी। सर कंजम्पशन इज नॉट द परचेज। परचेज कैसे आती है सर? जब आप कंजम्पशन के लिए खरीद रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक के लिए भी खरीदेंगे, जो पहले से रॉ मटेरियल पड़ा है वो नहीं खरीदेंगे, तो ये होता है हमारा परचेज। ये चाहिए होता है उस ईओक्यू के फॉर्मूले में, ए इसे कहते हैं। अक्सर बच्चों के कॉन्सेप्ट इतने बने नहीं होते, इसलिए वो धोखा खाते हैं एज क्वेश्चंस में। आओ जी बेटा जी देखें। फिफ्थ क्वेश्चन, ए लिमिटेड प्रोड्यूसेस अ प्रोडक्ट एक्स यूजिंग ए रॉ मटेरियल डी। ठीक है जी। टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ एक्स, 2 किलो डी चाहिए होता है। सेल फोरकास्ट की गई है और 10,000 यूनिट कहते हैं जी आप बेच पाएंगे कमिंग ईयर में। रीऑर्डर क्वांटिटी 200 किलो कम होगी ईओक्यू से, तो पहले ईओक्यू निकाल लेना, उससे 200 कम कर देना, आरओक्यू आ जाएगा। मैक्सिमम कंजम्पशन 20 किलो ज्यादा है एवरेज से। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का इतना बड़ा है, ध्यान से, एफजी का नहीं, रॉ मटेरियल का। टाइम इतना, परचेज प्राइस इतना, ये लो ओपनिंग एफजी भी आ गया, ओपनिंग एफजी आ गया। और सुनते जाएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है, ऑर्डरिंग कॉस्ट ठीक है। तो सर सबसे पहले अगर हम यहाँ बात करें, ये 10,000 यूनिट की आपकी जो सेल है, इस प्रोडक्ट के आपके पास 900 यूनिट तो पड़े ही हुए हैं। तो भाई साहब आपका क्लोजिंग रखने का कोई विचार नहीं है, तो प्रोडक्शन तो इतनी होनी चाहिए 9100। इस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल कंजम्पशन 9100 इंटू 2 कर लें, 18,200। 1,000 किलो रॉ मटेरियल आपके यहाँ पहले पड़ा है, तो सर मार्केट से तो 17,200 खरीदना, ये चीज होती है सर। पहले ही पॉइंट में ये लग जाएगा भाई, जिसका ये सही आ गया होगा, जिसने ये मार्केट से क्या खरीदना है निकाल लिया होगा, उधर नेचुरल है ईओक्यू भी सही आ गया होगा 1,200 किलो। देन उसके भाई साहब आगे के जो पार्ट्स हैं, जैसे पहला आरओक्यू है, फिर आगे जी मैक्सिमम लेवल, ये वो, इन सब के लिए अब आरओएल की जरूरत पड़ेगी। सर आरओएल का हमारा फॉर्मूला होता है मैक्स सी इंटू मैक्स पी। यहाँ भी पूरे साल की जो कंजम्पशन है, कंजम्पशन याद रखें, अब परचेज और कंजम्पशन का फर्क है, ये परचेज है, कंजम्पशन इज दिस मच, उसे डिवाइड बाय 364 किया। आप कहोगे सर ये यूनिक है बड़ा 364, नहीं सर क्वेश्चन में लिखा हो, यूनिक हम कैसे करते हैं, क्वेश्चन में लिखा है टेक 364 डेज, तो डिवाइड बाय 364 करके हमारी जी एवरेज कंजम्पशन आ रही है, उसमें 20 किलो और, क्योंकि उसने कहा था कि मैक्सिमम कंजम्पशन एवरेज से 20 किलो ज्यादा है, इनटू द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, नाउ यू आर विद योर आरओएल। अब एवरेज से जी मिनिमम कंजम्पशन की तरफ का फॉर्मूला लगाया जा रहा है कि अच्छा जी एवरेज इज इक्वल टू मिनिमम प्लस मैक्सिमम, वहां से मिनिमम ढूंढा जा रहा है। रेस्ट यू नो, अब ये आर ओ क्यू बनेगी यू क्यू से, फिर मैक्सिमम स्टॉक के फॉर्मूले, मिनिमम के फॉर्मूले, ये सब टाइम पास। मतलब भाई जिसको पहला पार्ट आता था ना, उसका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अब यहाँ लिखा जा रहा है कि भाई ये तो 1,000 किलो आर ओ क्यू फॉलो कर रहे हैं, वैसे तो 1,200 होना चाहिए, तो दोनों के अकॉर्डिंग टोटल कॉस्ट निकाल के उसके भाई साहब डिफरेंस निकाले जा रहे हैं। अच्छे क्वेश्चन है, मैं अगेन बार बार कह रहा हूँ कि ये कोई आम सीधे साधे क्वेश्चन नहीं है, नन्नू मुन्नू चुन्नू मुन्नू नहीं है। तो अगर गलतियां हो गई हैं कोई बात नहीं, सीखें, ना कुछ बात बने, कुछ क्लैरिटी और चाहिए, मुझे कॉल कर लें। अगला सवाल, एसकेडी लिमिटेड जो कि रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में, भाई साहब जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं होते उन्हें आईटीसी नहीं मिल सकता। जो सेक्शन 16 जीएसटी एक्ट में जब हम पढ़ते हैं, सीजीएसटी एक्ट में, वहां लिखा होता है कि रजिस्टर्ड बंदे को ही मिलेगा आईटीसी। मतलब भाई अगर आप खुद जीएसटी रजिस्टर्ड है तभी आपको परचेज पे आईटीसी मिलेगा ना, अनरजिस्टर्ड को कैसे मिल सकता है? छोटे डीलरों को थोड़ा ना मिलता। अब इसने खरीदारी की है पी से, जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी है, कोई बात नहीं। गली मोहल्ले के आसपास बहुत दुकानें होती हैं जिसमें अंकल जी रजिस्टर्ड नहीं होते, पर बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से माल खरीद के बेच रहे होते हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड होते हैं। तो आपको ध्यान ये देना होगा कि आईटीसी ना दिलवाना इन्हें। लिस्ट प्राइस इतना है, उस पर इतना ट्रेड डिस्काउंट हो गया, लो कितना अच्छा इंस्टीट्यूट, कह रहे क्रेडिट नॉट अवेलेबल। बिल्कुल भाई साहब बिल्कुल, आप ना भी लिखते तब भी हमने यही मानना था। फिर कैश डिस्काउंट भी लिखा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ कि अगर 30 दिन में पेमेंट करोगे तो होगा। फिर फ्रेट इंश्योरेंस है, टोल टैक्सेस है, डेमोरेज है। डेमोरेज का मतलब ये होता है कि जब आप डिले करते हैं तो ये चार्ज आपको पोर्ट अथॉरिटीज को देना पड़ता है या ट्रांसपोर्टर को, आम खर्चा नहीं है, ये कमीशन ब्रोकरेज दी हुई है। कंटेनर्स के लिए आपने इतना पैसा जमा कराया, अगर आप खाली डिब्बा वापस कर दोगे तो आपके 4,000 रुपये वापस आ जाएंगे। अदर एक्सपेंसेस 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। 20% मटेरियल शॉर्टेज नॉर्मल रीजन के कारण है। पेमेंट कब तक होगी थी वो भी बताया गया है। आइए देखें, जो तो पॉइंट हमेशा ही ठीक होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट तो ठीक लेस हुआ होता है। फिर उसके बाद जी जीएसटी, अब जिनको समझ है कि भाई नहीं क्रेडिट मिलना, टोल टैक्स ये वो सब ऐड हुए होते हैं।
कंटेनर्स का भी बच्चे ठीक कर ही लेते हैं। अब मैं और आगे बढ़ने से पहले पॉइंट बता दूं। अगर आप सोच रहे हैं कि डेमोरेज क्यों नहीं है, ऐसे डेमोरेज एक नॉर्मल खर्चा आपके आईसीएस स्टडी मटेरियल में इसके बारे समझाया गया है। ये एक पेनल्टी की तरह है, पेनल्टी यहाँ नहीं आ सकती। सर फिर ये वाले डिस्काउंट की बात क्यों नहीं हुई, कैश डिस्काउंट? भाई साहब एंट्री करके देखें, कैश डिस्काउंट फाइनेंशियल अकाउंटिंग में P&L में इनकम में जाता है, परचेजेस में से लेस नहीं होता। +1 में चलते हैं। परचेज करने की एंट्री, परचेज टू क्रेडिटर, टाइमली पेमेंट की, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट आगे कहाँ जाएगा? डिस्काउंट टू P&L। परचेज कॉस्ट तो उतनी रहेगी भाई, इसलिए परचेज कॉस्ट को सीडी की वजह से तो रिड्यूस ना करें। अब आपकी ये टोटल जो कॉस्ट है इस सब के बाद ये इतनी बन जाती है। यहाँ बहुत प्यारा पॉइंट है, इन्होंने लिखा कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हो 2% ऑफ टोटल कॉस्ट है। आइए इसको भी समझें। एक आपकी टोटल कॉस्ट एक्सक्लूडिंग अदर एक्सपेंस है, वहां पहुंच गए। फिर उसके बाद है जी अदर एक्सपेंस, इसके बाद जो आएगा उसे नेचुरली टोटल कॉस्ट कहेंगे। इस वक्त आप यहाँ खड़े 58,800 पे, ये 2% कह रहे हैं भाई साहब हम इस पे हैं, ये तो हमें पता ही नहीं है, तो इन्हें एक्स ले लें। ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है, x इज इक्वल टू 58,800 डिवाइड बाई 98%। या बुकिश करना है तो 5800 पे 800 पे 2% तो नहीं हो सकता, बट 2/98 तो हो सकता है। बुकिश यहाँ अवेलेबल है, हमने आंसर पूरे आईसीआई वाले ही दिए होते हैं। तो भाई इस तरह ये 60,000 रुपये का माल आपका बना। अब इसमें 20% नॉर्मल लॉस है, तो गुड यूनिट इतने ही है, तो उनकी एवरेज कॉस्ट 75 रुपीज़ आ जाती है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, एक अनिल कंपनी कोई बताई गई है, ये अपनी एनुअल रिक्वायरमेंट 36,000 यूनिट की 6 इंस्टॉलमेंट्स में खरीदती है। एक यूनिट इतने का, ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है, कैरिंग कॉस्ट भाई साहब इतनी है। आपको टोटल कॉस्ट निकालनी है इस पॉलिसी की, और कितना पैसा यूक्यू से बच जाएगा ये बताना है। तो प्रेजेंटली 6 ऑर्डर हो पा रहे हैं, 6 ऑर्डर की ऑर्डरिंग कॉस्ट इतनी है। फिर उस हिसाब से जी एक ऑर्डर की क्वांटिटी है 6,000, तो यहाँ फॉर्मूला होगा हाफ इंटू क्वान्टिटी पर ऑर्डर इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, तो इससे 600 रुपये आ जाएंगे। लिखने को आप ऊपर परचेज कॉस्ट भी लिख सकते थे, 36,000 रुपये और भी आ सकते थे, पर इन्होंने सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट ली है ऑर्डरिंग और कैरिंग वाली। अब यूक्यू के अकॉर्डिंग ये खर्चा मात्र 600 रुपये आता है, तो 150 रुपये का फायदा आपका इसमें है। इजी टेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, मतलब बहुत इजी नहीं भाई, आपकी नॉलेज टेस्ट करने वाला, जो आपको मटेरियल को पेपर में फेस करने के लिए पूरा तैयार कर देता। ऑल द बेस्ट।